बच्चों देखो, मैं अभी ज्योग्राफी चालू करता हूं और ज्योग्राफी में मैं अच्छा से बताता हूं कि किस तरह से जो है यहाँ पे दिया गया है जाति का वर्गीकरण। ठीक है, प्रजाति का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये प्रजाति का वर्गीकरण ये क्या होता है, मैं इसके बारे में अच्छा से डिटेल्स में मैं बताऊंगा। आपको अच्छा से वीडियो पे बने रहना है और अगर आप पेन पेपर नहीं लिए तो पेन पेपर ले करके तत्पश्चात मेरे वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप पेन पेपर से नोट्स भी बनाएंगे तो उससे भी आपको डबल बेनिफिट मिलेगी, है ना। तो ठीक है, तो मैं समय नहीं लेंगे ज़्यादा, मैं डायरेक्ट में चालू करता हूँ। तो ठीक है, तो देखिए, आइए बोर्ड पे देख लीजिए जाति का वर्गीकरण, है ना। तो यहाँ लिखा है प्रजाति का वर्गीकरण। पहले इसको समझिए, अच्छा समझिए प्रजाति क्या होता है। प्रजाति का मतलब हो गया आपको कि देखिए, जैसे मान लीजिए कौवा और मैना, कौवा प्रजाति और मैना प्रजाति, सुगा और मयूर, ये मयूर प्रजाति, ये अलग अलग वैरायटी का जो जीव जंतु है ना। जैसे गाय और भैंस अलग अलग प्रजाति के हैं, है ना। जैसे इंसान, है ना, अपना सब कौन प्रजाति के है, अपना लोग होमोसेपियंस प्रजाति के हैं। समझ गए, अपना लोग किस प्रजाति के हैं, होमोसेपियंस प्रजाति के हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया। उस तरह से अगर कोई पूछेगा जो खरगोश होता है वो किस प्रजाति के हैं, है ना, सबका अलग अलग प्रजाति है। प्रजाति समझ गए ना आपको, है ना। इसका वर्गीकरण मैं किस आधार पर इसको बांटा गया है, देखिए, पहला है सामान्य प्रजाति, दूसरा है संकटग्रस्त प्रजाति, तीसरा है सुभेद प्रजाति, चौथा है दुर्लभ प्रजाति, पांचवा है स्थानीय प्रजाति, छठा है लुप्त प्रजाति। मैं एक एक करके इसके बारे में मैं बताता हूं, अच्छा से आप अच्छा से समझिए, सब डाउट क्लियर हो जाएगा आपका अच्छा से। देखिए, सामान्य प्रजाति क्या होता है। सामान्य प्रजाति का मतलब हो गया जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए समान हो, उसको क्या बोलेंगे, सामान्य प्रजाति। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि वैसा प्रजाति, है ना, जिसको जीवित मतलब जिंदा रहने के लिए, है ना, सामान्य हो, उसको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हो, है ना, वो इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक टिक सके। जैसे मान लीजिए आदमी ले लीजिए, है ना, इंसान ले लीजिए, इंसान को जीवित रहने के लिए कोई टेंशन है नहीं न है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये समान प्रजाति के अंतर्गत आएगा। बात हो गया क्लियर। और देखिए मवेशी, जैसे गाय भैंस है, इसको कोनो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, साल का कोई दिक्कत नहीं है, चीर का कोई दिक्कत नहीं है, कृदक का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, समान प्रजाति के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल सही हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति, अब देखिए वर्ड से ही स्पष्ट है, संकटग्रस्त। संकट तो समझते हैं ना, संकट मतलब क्या होता है, संकट आना, है ना। तो ये संकटग्रस्त का मतलब क्या हो गया, जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो। देखो बच्चों, लुप्त मतलब हो गया है कि उसका विनाश। लुप्त मतलब क्या हो गया, विनाश, वो खत्म हो जाएगा, वो लुप्त मतलब विनाश हो गया। होने के कगार पर हो, अभी लुप्त नहीं हुआ हो लेकिन कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे, तो उसको संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी को फोन कीजिए, कहेंगे अभी हम बहुत संकट में है, इसका मतलब कुछ अलग होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, उसको क्या कहते हैं, उसको संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरन, ये सब जो है ना, ये सब आपको संकटग्रस्त प्रजाति हैं। अभी इस पृथ्वी पे हैं लेकिन कुछ समय के बाद ये नहीं रहेंगे, इसके ऊपर संकट आ चुका है, ये कभी भी लुप्त हो सकते हैं। तो इस प्रजाति को क्या बोलते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। तो बच्चों आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप अच्छा से समझ गए होंगे। तीसरा नंबर देखिए, सुभेद प्रजातियां। देखो बच्चों, ये वर्ड है ना, टर्मिनोलॉजी, इसको अच्छा से आप समझ लोगे तो आपको कोई सी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सुभेद प्रजातियां, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए, तो उसे सुभेद प्रजाति कहते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखो मान लो कोई भी जीव जंतु है, उसका प्रजाति खत्म, मरते बहुत कम बच गया है, तो क्या गारंटी है ना कि ये भी मर जाएंगे,
बिल्कुल ई भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है ना बच्चों, तो उसको सुवेद प्रजातियां कहते हैं। स्पष्ट लिखा गया है लुप्त होने की प्रबल संभावना हो बहुत, क्योंकि बच्चों देखो जनसंख्या धीरे धीरे जब कम होता जाएगा तो बिल्कुल वो क्या हो जाएंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो लुप्त हो जाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, सुवेद प्रजातियां। क्लियर हो गया बच्चों। देखो बच्चों इसमें उदाहरण में जो है नीली भेड़, नाम अलग अलग आप सुन रहे होंगे, नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा की डॉल्फिन। बच्चों इसको आप रिवीजन कीजिएगा, है ना। गंगा की डॉल्फिन किस प्रजाति में आता है, सुबद, है ना, सुवेद प्रजाति के अंतर्गत आता है बच्चों। गंगा डॉल्फिन पर अगर सरकार जो अभी रोक लगा दी है, ये एक स्तनधारी जीव है जो पानी के अंदर रहता है और यही जीव जो है गंगा नदी में रहती है। ये देश का धरोहर कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होनी चाहिए भारत का राष्ट्रीय मछली जो है गंगा डॉल्फिन है। आपको ये भी याद, इस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखो दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ मतलब क्या हो गया कि जो सुलभ नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, उसको दुर्लभ कहते हैं। जो जल्दी से नहीं मिले उसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। देखो बच्चों जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुवेद होने की खतरा उत्पन्न हो तो उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। जैसे हिमालय के भूरे भालू, हिमालय के भूरे भालू, कौन सा भालू, भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल। बच्चों ये सब आपको अच्छा से याद रख लेना है। ऐसी प्रजाति है जो कि अभी संकट में है ना, वो कभी भी विनाश हो सकता है। तो कम से कम अपना सब नहीं देखे हैं तो कम से कम नाम भी तो सुन लेंगे ना, नाम जान के रखेंगे। अब देखो बच्चों 5वां नंबर, स्थानीय प्रजातियां। कुछ प्रजाति केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसी प्रजातियां को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। जैसे अंडमान टील, निकोबार के कबूतर, अंडमान के जंगली सूअर, अरुणाचल प्रदेश की मिथुन। बच्चों ये सब चीज जो है ना सिर्फ किसी खास स्थान पर ही पाए जाते हैं, सब जगह ये नहीं पाए जाते हैं। तो वैसी प्रजाति जो किसी खास स्थान पर पाया जाता हो तो उसको स्थानीय प्रजाति कहते हैं। आगे देखो बच्चों लुप्त प्रजाति। देखो बच्चों लुप्त मतलब हो गया क्या, ये तो खत्म हो गया है ना। तो लुप्त प्रजाति उसको बोलते हैं बच्चों वैसी प्रजाति जो अब नहीं पाई जाती है, उसे लुप्त प्रजाति कहते हैं। जैसे देखो बच्चों पहले एशियाई चीता पाया जाता था लेकिन अब नहीं पाया जाता है। पहले गुलाबी सिर वाली बतख पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाया जाता है क्योंकि वो खत्म हो गया। ठीक है ना। अब पता है ये खत्म क्यों होता है, ये खत्म ना ये पर्यावरण को दोहन से होता है खत्म, पर्यावरण का गलत इस्तेमाल से खत्म होता है, पर्यावरण को नुकसान करने से खत्म होता है। बच्चों अभी तो इतना ही खत्म हुआ है, आने वाले समय में बहुत कुछ खत्म हो जाएंगे। पर्यावरण का जितना सारा चीज है बहुत, अगर हम लोग नहीं संभले तो खत्म हो जाएंगे। अभी जितना सुंदर ये प्रकृति लग रहा है, क्या आने वाले समय में इतना सुंदर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसके जिम्मेदार कौन है, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, है ना। हम लोग खुद जिम्मेदार है। हम लोग ग्लैमरस दुनिया में जीना ज्यादा पसंद करते हैं, प्रकृति में रहना कम पसंद करते हैं। तो आप बताइए कि हम लोग प्रकृति हैं बच्चों तब हम सब हैं, अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो हम सब नहीं रह पाएंगे। ये दिन दूर नहीं है ना, आदमी कितनों भी क्यों ना बड़ा हो जाए पानी ही पिएगा, अन्न ही खाएगा, चाहे कितनों सोना कितनों लग्जरियस लाइफ हो जाए, सबका जड़ इस धरती माता है। तो हम लोग को धरती का रक्षा करना, पर्यावरण का रक्षा करना हमारा दायित्व होता है। इसलिए हम लोग पर्यावरण से ना खेलें ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचे बच्चों। तो चलो मैं अच्छा से समझा दिया, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर कहीं किसी भी प्रकार का डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछिएगा, आपका इंतजार रहेगा। देखो वंशपति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण, बच्चों पहले एक एक वर्ड को समझो उसके बाद मैं आगे बताता हूँ।
देखो बच्चों, वनस्पति जात का मतलब क्या होता है बच्चों? वनस्पति जात का मतलब हो गया वन और वनस्पति जात। देखो बच्चों, जो जंगल में जो गाछ वृक्ष रहता है ना, जंगल में जो वन में जो गाछ वृक्ष रहते हैं, पेड़ पौधा रहते हैं, वो एक ही क्वालिटी का पेड़ पौधा तो नहीं रहते हैं, अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं, अलग अलग प्रकार के रहते हैं, अलग अलग जात के रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वनस्पति जात। क्लियर हो गया? आगे देखो, और प्राणी जात। बच्चों, प्राणी जात का मतलब होता है, जैसे देखो जीव, जीव को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राणी बोलते हैं। और वो प्राणी जात का मतलब होता है कि वो प्राणी ना अलग अलग वैरायटी, जैसे मान लो बच्चों कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, लोमड़ी है, लंगूर है, बंदर है, मोर है, बतख है, तोता है, मैना है, बहुत सारा चीज है। ये क्या है बच्चों? अलग 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 है। क्या है ये? अलग अलग है। तो इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? प्राणी जात। क्लियर हो गया ना? और ह्रास का मतलब क्या होता है बच्चों? खत्म हो जाना, विनाश हो जाना, है ना, कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय हो जाना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ह्रास कहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है ये समझो अच्छा से। बात समझ गए टॉपिक को? अब देखो अच्छा से मैं बता रहा हूं इसके अंदर क्या सब बात आती है। देखो बच्चों, देखो इसके अंदर जो ना, इसके अंदर क्या सब बात आती है। देखो, कृषि में विस्तार। बच्चों देखो, पहले ना अगर बड़े बुजुर्ग से तुम पूछोगे कि दादाजी, नाना जी ना, इस पृथ्वी पर क्या पहले इतना खेती हुआ करते थे? तो वो बोलेंगे नहीं। पहले बच्चों एक एक अन्न के लिए लोग तरसता था। एक मुट्ठी खाने के लिए अगर किसी को कोई दे देता था ना, तो जिंदगी भर उसमें वो रखवाली करता, उसका, है ना, उसका घर का रखवाली करता, खेत का रखवाली करता, सब कुछ करता। क्यों? क्योंकि मालिक हमको खाना देते हैं। देखो बच्चों, पहले कुत्ता बहुते हुआ करते थे। एक रोटी खाने के लिए कुत्ता सब दिन घर का पहरेदारी करते थे। लोग उन पे खुश रहते थे, उनको वफादार कहा जाता था। और लोग हरवाई करते थे एक दूसरे में। क्यों बच्चों? क्या उनको अपना जिंदगी एक एक यहाँ उसका क्या गो पुश्त एक एक जो है बड़का बड़का मालिक यहाँ अपना बिता देते थे। क्या वो उतना रुपया देते थे? नहीं बच्चों, वो क्या खाने के लिए देते, अन्न देते थे। पहले के समय में 2 किलो 3 किलो अनाज देते थे तो सब खुश। क्यों बच्चों ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर उतना खेती नहीं हुआ करते थे, लेकिन खेती नहीं हुआ करते थे, लेकिन पर्यावरण स्वच्छ था, ज़्यादा बीमारी नहीं होता था, लोग स्वस्थ रहते थे, लोग 100-100 साल 200-200 साल जिंदा रहते थे। इनके पीछे यही कारण था कि पर्यावरण में छेड़छाड़ ये लोग नहीं करते थे। क्लियर हो गया? और समझो, अब देखो, अब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ने लगा और इस पृथ्वी पर जो है जनसंख्या जिस रेशियो में बढ़ने लगा बच्चों, लोग अपने को विकास करने लगा, तरह तरह का टेक्नोलॉजी, तरह तरह का जो है इनोवेशन होने लगा। वैज्ञानिक तरीका से लोग खेती करने लगे। जैविक खाद, रासायनिक खाद, तरह तरह के खादें जो है मार्केट में उपलब्ध हो गए, है ना। लोग जो है लोग जो है ना अपने संभावना से भी ज़्यादा जो है लोग उपजाने लगे, है ना। लोग हर एक चीज़ पर कंट्रोल स्थापित करने लगे। तो क्या हुआ? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से लेकर के 1980 के बीच 2,62,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदला गया। बच्चों देखो बच्चों, 1951 में इसलिए बोला, हमारा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और हमारे देश का जो आज़ाद हो गया, है ना, नियम कानून जो आया बच्चों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आया। और हमारे देश में नियम कानून जो हमारा देश अभी चल रहा है, ये एक संविधान से चल रहे हैं, एक नियम कानून से चल रहे हैं। सबके ऊपर नियम कानून लागू होता है बच्चों। तो यहाँ पे है भारतीय वन संरक्षण, इसका जो है ना ये सब जो बना बच्चों, तो ये सब अपना कार्यभार 1951 से ही करना चालू किया, क्योंकि संविधान बना तो कार्यभार चालू किया। और ये 1951 से 1980 बच्चों 29 साल में, कितने साल में?
29 साल में 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बदला गया बच्चों। इतना 2,62,000 वर्ग किलोमीटर, इतना भूमि को कृषि योग्य भूमि बना दिया गया, अन्न उगाने वाला भूमि। देखो बच्चों, इस पृथ्वी पर बहुत सारा है ना गाछी वृक्ष हुआ करते थे, खेती नहीं थे उतना, सब पे गाछी वृक्ष जो है प्रकृति का दबदबा था। लेकिन इतना भूमि जो खाली किया गया, इस भूमि में बताओ मुझे कितना वन को कटाई करना पड़ा होगा, है ना, कितना वन काटना पड़ रहा होगा और कितना जीव जंतु बेघर हुए होंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि अन्न उगाने के लिए। आज जो इतना अन्न है, हम लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो है ना, ये अन्न जितना पैदा होता है हम लोग खाते हैं, भूखे नहीं रहते। नहीं तो पहले एक मुट्ठी अन्न के लिए लोग तरसते थे। और देखिए, कृषि भूमि से बदला गया, इसके साथ ही आदिवासी लोग, देखो बच्चों, आदिवासी जो होते हैं ना, वो जंगल में रहा करते हैं, समझ गए? जंगल में उसका घर होता है, जंगल उनका भगवान होता है ना। वन, प्रकृति को वो पूजा करते हैं, वो प्रकृति से ही सब कुछ मांगते हैं और बाहरी कोई भी चीज नहीं लेते हैं, है ना। तो इसलिए आदिवासी क्षेत्र के एक बड़े भूभाग को भूमि झूम खेती और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल बच्चों, इतना बड़ा भूमि को जब साफ करेगा ना, कृषि योग्य बनाएगा ना, आपको पता है ना, खेत में एक गाछी हो जाता है, किसान बोलते हैं छा हो गया, मेरा फसल कम जाएगा, उसको काटो, तुरंत काट देते हैं। वो अपने खेती में कोई गाछी वृक्ष लगाना जल्दी पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि छा से फसल नुकसान हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा क्षेत्र में भूमि अगर बनाना है, कृषि करना है, तो बिल्कुल एक भी गाछी वृक्ष नहीं होंगे, काट दिए होंगे। तो इससे क्या हो गया, झूम की खेती और पेड़ों की कटाई से किनको नुकसान हुआ बच्चों? आदिवासी लोगों को। और देखो, ये तो आपको पता चल गया, अच्छा से मैंने समझा दिया। और देखिए, संवर्धन वृक्षारोपण। बच्चों, संवर्धन वृक्षारोपण उसको बोलते हैं। पहले एक चीज समझो इसके बारे में। देखो बच्चों, अभी के समय में सरकार क्या बोलते हैं, आपके पास अगर खेत है तो आप सागवान का वृक्ष आप फ्री में लेकर के रोप सकते हैं। सरकार उनके बदले में, अगर आप वृक्ष का देखभाल अगर आप करते हैं, उसके बदले में सरकार 1500 रुपया पर मंथ आपके खाता में भेजते हैं रख रखाव के लिए। तो देखो बच्चों, ये क्यों किया गया ऐसा? एक तो सरकार का टारगेट है कि हरियाली, है ना, प्रकृति को इतना जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ और प्रकृति हमें संदेश तरह तरह अलग अलग रूप में हमको देते चले आ रहे हैं। कोरोना वायरस, ना जाने इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, बहुत सारा बीमारी, है ना, जो है बहुत सारा जो है ना, प्रकृति अलग अलग रूप में हमको संकेत पहुंचा रहे हैं कि मेरे साथ अगर छेड़छाड़ करोगे, मैं तुम्हारे साथ अगर जरा सा भी छेड़छाड़ किया तो तुम तबाह हो सकते हो। तो सरकार उनका अनुकरण किए और बोलते हैं चलो गाछी ले लो, बहुते खेत है, 500 गाछी ले लो, उसके रेशियो में तुम्हें रुपया दूंगा, तुम इसका मेहनत करोगे तो मैं तुमको गाछी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। गाछी नमर होगा तो काट के तुम बेच लेना, है ना। तो देखो बच्चों, एक जगह बहुत सारा गाछी को लगाना, एक जगह एक प्रजाति का बहुत सारा गाछी को लगाना बच्चों, संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। क्लियर हो गया? अच्छा से मैंने बता दिया। तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि हम सिर्फ सागवान का ही वृक्ष लगाएं, उसके जगह पे हम शीशम का भी लगा सकते हैं, आम का भी वृक्ष लगा सकते हैं, है ना, बरगद का भी वृक्ष लगा सकते हैं, पीपल का भी वृक्ष लगा सकते हैं, है ना। लोग जो है ना, पीपल का वृक्ष लगाना पसंद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो है ना, वो घर में लगाया नहीं जाता है। वो लोग सखुआ लगाएंगे, शीशम लगाएंगे, है ना, तरह तरह का जो वृक्ष होते हैं, सागवान लगाएंगे, है ना, और महगनी का लगाएंगे। तो ये सब वृक्ष लगाते हैं ताकि आने वाले समय में, है ना, अच्छा से उसको बिक्री हो सके। क्लियर हो गया? अब देखो, वृक्षारोपण किया जाता है, संवर्धन कहलाता। भारत के कई भागों में वृक्षारोपण ताकि कुछ चुनिंदा प्रजाति को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब मान के चलो सागवान की रोपाई हो रही है, महगनी की रोपाई हो रही है, तो ज़्यादा मात्रा में सरकार प्रमोट कर रहे हैं, तो सागवान को तो वर्चस्व होगा, है ना, महगनी का भी तो वर्चस्व होगा। तो देखो आगे देखो, विकास परियोजना। बच्चों, ये विकास परियोजना क्या होता है, पहले इसको समझो अच्छा से। अगर ये समझ लिया ना बच्चों, सब काम हल्लुक हो जाएगा आपके लिए।
देखो विकास मतलब हो गया परियोजना। देखो विकास करने के लिए, जैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को और ग्रो करने के लिए जो सरकार नियम कानून बनाती है, सरकार जो टारगेट बनाती है, उसी का नाम है परियोजना। क्या नाम है बच्चों? परियोजना। अब देखो विकास परियोजना क्या होता है, पहले ध्यान से देखो। आजादी के बाद, आजादी पता चल गया ना कब हुआ आजाद, मैं बताया हूं, है ना। आजादी के बाद बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजना को मूर्त दिया गया, मूर्त रूप दिया गया। देखो बच्चों, जब देश आजाद हो गया ना तो संविधान बना, सब लोग हो गए स्वतंत्र। अब अपने इच्छा के अनुसार जो देश के लिए अच्छा हो वो नियम कानून, उस आधार पर वो लोग चलने लगे ताकि देश को विकास होगा। समझ गए? तो इसके लिए अब बोले अब रुकेंगे नहीं, अब तरह तरह का परियोजना, पंचवर्षीय परियोजना, है ना, तरह तरह 5-5 साल पर जो है ना उसको मतलब उसका मॉडिफाई करते थे परियोजना को। समझ गए? और पैमाने वाले विकास परियोजना को मूर्त रूप दिया गया। आजादी के बाद दिया गया, आजादी से पहले नहीं बच्चों। आजादी से पहले अंग्रेज का सरकार था, अंग्रेज जो कहेंगे वो होगा, है ना। अत्याचार करेंगे हम लोग सहते थे, लेकिन जब देश को आजाद कर लिए तब अपने हिसाब से करेंगे। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। देखो बच्चों, विकास करना है देश का तो जंगल काटना पड़ेगा ना। अभी जो अन्न मिल रहा है, सरकार अन्न दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? खेती नहीं रहेगा, अन्न कहाँ से आएगा? तो सरकार क्या किए? विकास किए, विकास कर रहे थे तो बहुत ऐसा चीज होता है उसको काटना भी पड़ता है। अगर सरकार रोड बनाएंगे तो क्या करना पड़ता है? घर तोड़ना पड़ता है, वन की कटाई होती है ना। खेत में रोड बन जाता है, खेत उपजना बंद कर देते हैं रोड के साइड का। तो ये सब क्या है? नुकसान है। अगर सही काम करने के लिए बच्चों थोड़ा सा नुकसान भी हो तो जायज ही होता है। तो सरकार नुकसान नहीं किए, सरकार क्या किए, है ना, अच्छा काम किए। देखो इससे परियोजना से जंगल को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है बच्चों। देखो 5000 से अधिक वनों का सफाया मतलब कट गया वन। खनन से, अब देखो बच्चों आगे देखो बच्चों, खनन क्या होता है पहले इसको समझो। ये अच्छा समझा दिया ना मैं, अच्छा से आप नोट्स बना लो, इसको बढ़िया से पढ़ो, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुमको अच्छा से तैयारी करवा दूंगा, गारंटी, है ना। आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, है ना। अगर आप किताब में जाओ, किताब का क्वेश्चन बनाओ और पूछो मुझसे, है ना। अच्छा से पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, क्लियर है। अच्छा से पढ़ लो, अच्छा से पढ़ लो। हर एक विषय पे आपको मैथ्स, आपको फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री, आपको बायोलॉजी, आपको हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी, आपको पॉलिटिक्स, आपको इकोनॉमिक्स, है ना, बहुत सारा सब्जेक्ट इस चैनल पे आपको मिलेंगे। आप अच्छा से ईमानदारी से अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको बहुत सुंदर मार्क मिलेगा। आप जो सोचे भी नहीं होंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप मार्क ला सकते हैं। अब देखो खनन से, खनन पहले समझो। खनन देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कोयला का खान, अभ्रक का खान, सोना का खान, चांदी का खान। खान किसको बोलते हैं बच्चों? जो मिट्टी के अंदर से खून करके निकालते हैं। समझ गए ना। तो देखो बच्चों, अब देखो खनन जो किया, अगर देश को विकास करने के लिए खनन चाहिए ना बच्चों। आज के समय में देखो बच्चों, रेल का पटरियां बन रही है, नया नया गाड़ी आ रही है इस मार्केट में,